Hello everyone, my name is M.I. Rahim Khayyam, and in this course I am going to teach you about the mutual funds. Uh, Let me introduce myself. I'm from Nagpur, Maharashtra. I am having a 10 year of teaching experience and 6 years of corporate experience. I'm associated with various institutes like Tata Institute of Social Science Mumbai, Symbiosis Nagpur, and many other Nagpur University's colleges. 2000 since 2014, I am teaching MBA, BBA, and BVOC students for the various subjects related to BFSI. In BFSI, my area of specialization is security markets, stock market, mutual funds, insurance, and many others. In this course, I am going to teach you about the mutual funds. So today is our first class. Okay, I welcome you everyone. इस सब्जेक्ट में म्यूचुअल फंड्स जो है आपके जो कोर्स में म्यूचुअल फंड्स का पार्ट रहेगा वो मेनली हम लोग काफी डीप में कवर करेंगे एंड आई होप सब लोगों ने म्यूचुअल फंड्स के बारे में कहीं ना कुछ सुना होगा से फॉर एग्जांपल आप लोगों ने कई एड्स देखा होगा म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग ये म्यूचुअल फंड सही है म्यूचुअल फंड सही है ठीक है आइदर इट में बी एमफी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स एड्स और इन प्राइवेट एड्स ठीक है और ये म्यूचुअल फंड्स के एड में मेनी टाइम्स आप लोगों ने ऐसी ट्रस्टेड पर्सनालिटीज को देखा होगा जो म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट कर रहे हैं जस्ट लाइक MS धोनी सचिन तेंदुलकर और इवन रोहित शर्मा ऑल्सो ठीक है जैसे भी हमारे आईपीएल के मैचेस होते हैं या T20 वर्ल्ड कप होता है तो इसमें इस टाइप की एड्स रहती है एंड बिलीव मी म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल इन इंडिया करंटली in which you will get very good appreciations. And there are various types of products available in mutual fund. And so many diversification you can do with the help of mutual funds, and you will get very good return from the mutual funds. All these things ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज है हमारे को लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड एज वेल एज हमारे जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सारी चीजों को हम लोग म्यूचुअल फंड से कैसे एडवांटेज उठा सकते हैं जस्ट इट्स जस्ट नॉट लाइक अबाउट कि हम लोग को सिर्फ पढ़ना है ठीक है जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में इवन हाउ वी कैन स्टार्ट म्यूचुअल फंड बिजनेस ठीक है ये सारी चीजें हम लोग फ्यूचर क्लासेस में डिस्कस करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट डिस्कस अबाउट टुडेज क्लास की व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन टुडेज सेशंस फ्लो ऑफ प्रेजेंटेशंस कैसा रहेगा हमारा आज की क्लास का and what we are going to discuss about the mutual funds. First, we know that we should have to understand what is mutual funds. Then we will move to structure of mutual funds. What is asset management company? Asset management company क्या होती है? How does mutual funds work? Okay, and classification of mutual funds based upon the various factors, just like based upon the structure, based upon the objectives of mutual funds. Okay, how we can start investing in mutual funds. वेरियस मोड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से मोड्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर ठीक है एंड वेरियस प्लान ऑफ द म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ प्लान क्या होता है डिविडेंड प्लान क्या होता है एंड रिस्क मीटर ठीक है म्यूचुअल फंड्स में रिस्क मीटर क्या होता है रिस्क कितना होता है क्या रिस्क होता है क्या रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स आई होप माई वॉइस इज क्लियर टू एवरीवन सब लोग को समझ में आ रहा है वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है सारी चीजें हैं म्यूचुअल फंड्स व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स लेट अंडरस्टैंड the basic concepts of mutual funds. Mutual funds होता क्या है? Mutual funds is in a simple word. If I explain you, the mutual fund is a company that pull money from many investors and invest in the money and security such as stocks, bonds, short-term debts and any other kind of investment product. ठीक है सिंपली अगर मैं आप लोगों को बोलूँ से फॉर एग्जांपल आई हैव एन एक्सपीरियंस इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट ठीक है और आप लोगों को एक्सपीरियंस नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का तो मैं क्या करता हूँ आप लोगों से पैसा ले लेता हूँ ऑन ऑन बिहाफ ऑफ यू मैं आप लोगों के पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता हूँ वहां से जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा उसमें से मैं कुछ नॉमिनल फीस कलेक्ट कर लूंगा आप लोगों से ले लूंगा एंड जो रिटर्न जनरेट होगा उसका सारा रिटर्न आप लोग को वापस दे दूंगा इट्स जस्ट लाइक दैट ठीक है म्यूचुअल फंड्स की बहुत सारी कंपनी होती है जैसे आप लोगों ने सुना होगा SBI म्यूचुअल फंड्स एक्सिस म्यूचुअल फंड्स ठीक है इसके अलावा रिलायंस म्यूचुअल फंड्स ठीक है तो एन नंबर ऑफ कंपनीज इंडिया में प्रेजेंट 45 के आसपास 40 to 45 असेट मैनेजमेंट कंपनी ठीक है जो म्यूचुअल फंड्स के काम करती है जो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करती है ठीक है या जो म्यूचुअल फंड्स इंट्रोड्यूस करती है मार्केट में वो प्रेजेंट है मतलब 45 कंपनीज ऐसी है जहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है आफ्टर डूइंग दिस कोर्स ठीक है तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट अ कंपनी which pull a money from various investors and invest that money
into various kind of investment product, investment securities such like stocks, bonds, शॉर्ट टर्म डेप्थ, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, बहुत सारी चीजें होती है। इसके अलावा और भी होती है, डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल मैंने आपको समझाया कि आप लोगों को नॉलेज नहीं है अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में, तो व्हाट कैन आई डू ऑन बिहाफ ऑफ यू, बेस्ड अपॉन माय नॉलेज आई कैन कलेक्ट योर मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ठीक है, और वो पैसों को मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा शेयर मार्केट में, वहां से जो भी रिटर्न आएगा, ठीक है, उसमें से कुछ नॉमिनल फीस मैं चार्ज करूंगा और वो रिटर्न आप लोग को वापस दे दूंगा। इसी तरीके से म्यूचुअल फंड वर्क करता है। ठीक है, आगे जाने से पहले लेट आई विल एक्सप्लेन, मैं आपको एक अपनी कहानी सुनाता हूँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। आई स्टार्ट एमबीए इन 2007। ठीक है, एमबीए में मैं एडमिशन लिया 2007 में, एंड इन माय कोर्स म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने कुछ क्लासेस में पढ़ा, एंड आई गेट इंटरेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, फिर मैंने म्यूचुअल फंड्स की और इन्फॉर्मेशन निकालना चालू किया। ठीक है, एनआईएसएम का एक एग्जाम होता है म्यूचुअल फंड का। ठीक है, एनआईएसएम का एक एग्जाम होता है म्यूचुअल फंड्स का, जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को क्लियर करना मस्ट रहता है। ठीक है, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस इन म्यूचुअल फंड, यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम, एनआईएसएम का। उस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स को जब पढ़ते पढ़ते हमको समझ में आया कि म्यूचुअल फंड एक्चुअली अ वेरी गुड प्रोडक्ट। ठीक है, उस टाइम पे हमारा पॉकेट मनी रहता था 2500। ठीक है, उसी में हमको पेट्रोल और अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना रहता था। आई एम टॉकिंग अबाउट 2007। ठीक है, 2007 की बात बता रहा हूँ मैं। तो आई थॉट कि चलिए मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, वो मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट था। तो मैंने क्या किया कि अपने पॉकेट मनी से 1000 रुपीज सेव करना चालू किया। 1500 में मैं अपने सारे काम मैनेज करता था, पेट्रोल एक्सपेंसेस और ये सब चीजें। ठीक है, और 500 के मैंने दो म्यूचुअल फंड मंथली बेसिस पे स्टार्ट किया। ठीक है, अच्छे से सुनिए आप लोग, थोड़ा कैलकुलेट करिए। 500 के दो म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, आई रिमेंबर द नेम ऑल्सो। एक था रिलायंस का म्यूचुअल फंड्स और एक था सुंदरम परिवार का म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, दीज आर द कंपनीज ऑफ असेट मैनेजमेंट कंपनी, असेट मैनेजमेंट फंड्स। ठीक है, अब इसमें मैंने जब 500 रुपीज स्टार्ट किया इन्वेस्ट करना, ये मैं 3 साल तक इन्वेस्टमेंट करता रहा। ठीक है, तो 1000 रुपीज पर मंथ पकड़ लीजिए। ठीक है, ऐसा 12,000 रुपीज पर ईयर हो गया, और 3 साल तक अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया 36,000 रुपीज मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट किया फॉर 3 ईयर्स। 3 ईयर्स के बाद जब मुझे पैसों की रिक्वायरमेंट आई, तो मैंने ये फंड से अपने पैसे विड्रॉ किए। आप बिलीव करेंगे मैंने कितना पैसा विड्रॉ किया? 36,000 का मैंने 90,000 रुपीज मार्केट से विड्रॉ किया। ठीक है, और उस टाइम पे मेरे 2 साल की एमबीए की फीस जो थी वो 90,000 रुपीज। ठीक है, और तो मैंने 3 साल के बाद लिया जब तक मैं पास आउट हो चुका था एमबीए के। बट आपको बताने का रीजन ये है कि 3 साल के अंदर मैंने अपना सारा इन्वेस्टमेंट जो मैंने एमबीए पढ़ने के लिए किया था, वो मैंने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू वहां से एक टॉपिक पढ़ के, एक सब्जेक्ट को समझ के, एक फंड्स को समझ के, एक अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को समझ के, वो सारा जो रिकवरी थी मैंने अमाउंट की, वो म्यूचुअल फंड से कर ली। ठीक है, और वहां से मैंने म्यूचुअल फंड्स को कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स को हमेशा मैं वहां से इन्वेस्टमेंट करते हुए आया हूँ, और अभी भी म्यूचुअल फंड जारी है। इवन रिकमेंडेशन करते हैं हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि म्यूचुअल फंड्स में कैसा और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सो नॉर्मली क्या होता है कि म्यूचुअल फंड्स अभी तो काफी अवेयरनेस आ गया है उसके बाद से, बट ट्रेडिशनली हमारे यहाँ जो हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स में ही इन्वेस्टमेंट करते थे। सबसे पहला तो फिक्स डिपॉजिट आता था। ठीक है, सेकंड गोल्ड आता था। थर्ड, ज्यादा कुछ अगर किसी ने पढ़ लिया कुछ कर लिया तो वो एलआईसी में इन्वेस्टमेंट कर देता था, और एलआईसी को एज ए इन्वेस्टमेंट मानते थे। एलआईसी एज अ एक्चुअली इंश्योरेंस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तीन प्रोडक्ट के अलावा अगर बहुत ज्यादा पैसा आया तो फिर हम लोग रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं। ठीक है, या और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग को पता नहीं रहते हैं। ये हमारा इंडियन कल्चर था कुछ सालों तक, बट अभी नाउ डेज काफी चीजें आ गई है। ठीक है, काफी एजुकेशन अवेलेबल है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहे हैं, जस्ट लाइक बिटकॉइन है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में काफी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, सिस्टमेटिक प्लान से। हम लोग सारी चीजें आगे डिस्कस करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट म्यूचुअल फंड्स की म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। ठीक है, इन्फ्लेशन को ये बहुत अच्छे तरीके से बीट करता है। ठीक है, इन्फ्लेशन नॉर्मली 6 to 7% अगर चल रहा है, ठीक है, और अगर आप एफडी में भी 6 to 7% रिटर्न ले रहे हैं, इट मीन्स व्हाट कि आपका पैसा जो है वो डबल नहीं हो रहा है, सॉरी, आपका पैसा जो है वो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, बट इफ यू आर गेटिंग returns from in a mutual funds like 14 to 12% easily, it means you are beating inflation. ठीक है, एंड आफ्टर बीटिंग इन्फ्लेशन एटलीस्ट इन योर हैंड यू विल गेट 6 to 8% रिटर्न मिनिमम। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द म्यूचुअल फंड कैटेगरी की किस कैटेगरी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
ठीक है, कुछ सालों में कुछ म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने 3-4 साल में 100% की भी रिटर्न दी है। ठीक है, आफ्टर कोविड जो है वो काफी अच्छा मार्केट चला है, शेयर मार्केट चला है। ठीक है, तो काफी म्यूचुअल फंड ने उससे भी अच्छे रिटर्न दिए। दैट वी विल डिस्कस इन अ लेटर पार्ट। ठीक है, तो आई होप कि फर्स्ट कंसेप्ट आप लोग को जो है वो म्यूचुअल फंड्स का समझ में आया होगा। लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? नॉर्मली म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर को हम लोग 3 टायर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, 3 टायर स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें होती है? फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर, सेकंड वन इज ट्रस्टी एंड थर्ड वन इज एएमसी। व्हाट इज स्पॉन्सर? ठीक है, अगर इसको इजी लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो जैसा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कोई मूवी बनती है, ठीक है, मूवी में कौन कौन होता है? मूवी में सबसे पहले प्रोड्यूसर होता है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में वो स्पॉन्सर है। ठीक है, प्रोड्यूसर मतलब क्या? जो अपना पैसा लगा रहा है। ठीक है, ट्रस्टी, ठीक है, दैट इज डायरेक्टर, जो फिल्म को डायरेक्ट करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे होते हैं। एंड एएमसी इज अ हीरो एंड हीरोइन। ठीक है, तो यहाँ पे एएमसी जो रहेंगे वो हमारे हीरो रहेंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी रहेंगी जो सारा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। ठीक है, स्पॉन्सर इज जस्ट लाइक अ बिजनेस ओनर, ट्रस्टी इज लाइक अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड एएमसी इज अ मैनेजर, जो फंड मैनेजर रहेगा, जो पब्लिक का पैसा कलेक्ट करेगा और उसको वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड एएमसी। फुल फॉर्म ऑफ एएमसी इज असेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये तो ये सब 3 टायर स्ट्रक्चर बोलते हैं। नॉर्मली क्वेश्चंस आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में कि म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर इज बेस्ड अपॉन, म्यूचुअल फंड इज अ डैश टायर स्ट्रक्चर कंपनी, 3 टायर स्ट्रक्चर कंपनी। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज स्पॉन्सर, सेकंड वन इज ट्रस्टी एंड थर्ड वन इज एएमसी। एएमसी के अंदर बहुत सारे अदर पार्टनर एसोसिएट रहते हैं, जैसे लाइक डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट्स, ऑडिटर्स एंड वेरियस काइंड ऑफ स्कीम विच म्यूचुअल फंड्स आर ऑफरिंग टू द क्लाइंट्स और टू द कस्टमर्स और टू द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, स्कीम कौन कौन सी अवेलेबल रहती है। बाकी डिपॉजिटरी, रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट्स एंड ऑडिटर आर द बैकबोन ऑफ द एएमसी। ये जो उसके बैक ऑफिस के काम रहते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें ये लोग परफॉर्म करते हैं। So I hope you will get a little bit idea about the structure of the mutual funds. Okay, we'll share these notes and other notes also to get the inside of entire topic. आप लोगों को कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, ठीक है, इफ यू फाइंड कि माई लैंग्वेज इज टू फास्ट, थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, थोड़ा सा स्लो रहा है, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। ठीक है, देयर इज नो बैरियर ऑन अ लैंग्वेज कि आप लोग जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है, वो लैंग्वेज में आप लोग क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ वी मूव टू हाउ डज म्यूचुअल फंड्स वर्क। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं? जैसे मैंने आप लोग को बताया, म्यूचुअल फंड इज अ कंपनी विच पुल द मनी फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स। एक फंड मैनेजर अपॉइंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रस्टी। ठीक है, और वो फंड मैनेजर इन्वेस्टर्स के फंड्स को अलग अलग सिक्योरिटीज में, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है, डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फंड्स। हर फंड्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल कोई फंड का ऑब्जेक्टिव है, वी वांट टू इन्वेस्ट इन टॉप 500 कंपनीज ऑफ एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, या इंडिया के जो मार्केट है स्टॉक एक्सचेंज है उनकी टॉप 500 कंपनीज में ही हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। और से फॉर एग्जांपल फंड का ऑब्जेक्टिव है कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ओनली ऑन आईटी कंपनीज। ठीक है, जैसे लाइक इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, ठीक, इस टाइप की कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं अलग अलग फंड्स के। फंड मैनेजर का काम क्या रहता है? मनी पुल करना फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स के, और उस फंड्स को सही तरीके से प्रॉपर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, सो दैट इन्वेस्टर विल गेट गुड रिटर्न। ठीक है, तो ये साइकिल के थ्रू एक समझाया गया है, पुल देयर मनी। ठीक है, फंड मैनेजर रहेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा सिक्योरिटीज मार्केट में, स्टॉक्स में, एंड जनरेट करेगा रिटर्न एंड डिलीवर करेगा इन्वेस्टर्स को। ठीक है, तो दिस आर द साइकिल और हाउ म्यूचुअल फंड वर्क, ये हमने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट, विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछिएगा। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? ठीक है, हाँ, यहाँ से अब टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और इसी के ऊपर क्वेश्चंस भी जो रहते हैं आपके वो काफी बेस्ड रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप, वेरियस पैरामीटर्स। फर्स्ट इज बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, second one is based upon the investment objectives, and third one is based upon the style. ठीक है, so let's discuss about the based upon the structure. In based upon the structure, there is three mutual funds come under this category. One is open-ended fund, second one is close-ended fund, and third one is an interval fund. ठीक है, we will go deep in the what is open-ended fund, what is close-ended fund, what is interval fund. Okay? And based upon the investment objective,
द ऑब्जेक्टिव में बी अ डेब्ट फंड, इक्विटी फंड एंड हाइब्रिड फंड। इट मीन्स व्हाट, कि कहाँ पे इन्वेस्टर्स को पैसा डालना है। डेब्ट फंड में डालना है, डेब्ट सिक्योरिटीज में पैसा डालना है, तो थ्रू म्यूचुअल फंड वो डेब्ट सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगाएगा। इट इज अ लो रिस्क एज कम्पेयर टू इक्विटी फंड। इक्विटी मीन्स व्हाट, शेयर, ठीक है, स्टॉक मार्केट। प्योरली पैसा आपका थ्रू म्यूचुअल फंड के इक्विटी मार्केट में जाएगा। ठीक है, इफ यू डोंट हैव नॉलेज, डायरेक्ट आपको डायरेक्ट नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का, सो यू कैन ऑप्ट म्यूचुअल फंड ऑफ इक्विटी फंड्स। ठीक है, बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव आप इक्विटी फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के थ्रू आप शेयर मार्केट में अपना पैसा लगा सकते हैं। एंड हाइब्रिड फंड इज अ मिक्सचर ऑफ डेब्ट फंड एंड इक्विटी फंड। ठीक है, ये कुछ पैसा कुछ प्रोपोर्शंस में इक्विटी में लगाएगा, कुछ पैसा आपका डेब्ट फंड में लगाएगा। वी ऑल्सो कॉल हाइब्रिड फंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ बैलेंस फंड। ठीक है, विच बैलेंस द प्रोपोर्शन बिटवीन इक्विटी एंड डेब्ट। And the third one is based upon the investment style. Investment style is categorized into two categories. One is passive investments and second one is active investment. Passive investments means what? A fund manager is replicate their portfolio with some index. ठीक है, से फॉर एग्जांपल निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50, निफ्टी 50 क्या है? निफ्टी इज रिप्रेजेंटिंग स्टॉक मार्केट, इंडियन स्टॉक मार्केट टू वर्ल्ड। ठीक है, जैसा हमारे यहाँ निफ्टी है, सेंसेक्स है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो निफ्टी जो है वो 50 कंपनीज के कैलकुलेशन से बना हुआ है। इट मीन्स व्हाट, जो निफ्टी की वैल्यू ऊपर नीचे होती है वो कोई पर्टिकुलर 50 कंपनीज की वैल्यू जब ऊपर नीचे होगी मार्केट में, उनकी प्राइसेस जब कम ज्यादा होंगी, तो निफ्टी की वैल्यू भी ऊपर नीचे होगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इन्वेस्टमेंट। अगर पैसिव इन्वेस्टमेंट, पैसिव फंड मैनेजर है आपका, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनीज है उसी को अपने फंड में ले लेगा, उसी 50 कंपनीज में अपने फंड में इन्वेस्टमेंट कर देगा। अपना फंड जो है वो उसी 50 कंपनीज में निफ्टी के प्रोपोर्शंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि निफ्टी जिस तरीके से मूव करेगा, इनका फंड भी उसी तरीके से मूव करेगा। निफ्टी जितना रिटर्न देगा उतना ही रिटर्न आपका पैसिव फंड भी देगा। ठीक है, एंड व्हाट इज एक्टिव फंड? एक्टिव फंड मैनेजर क्या करेगा? मार्केट को बीट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, मार्केट के रिटर्न्स को बीट करने की कोशिश करेगा। सो इनका एक्शन क्या रहेगा? इनका एक्शन रहेगा ऐसे फंड का सिलेक्शन करे सो दैट यू विल गेट अ हायर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो अगर निफ्टी आपका 10% के रिटर्न दे रहा है, तो एक्टिव फंड रहेगा वो ट्राई करेगा कि यू विल गेट 15% रिटर्न, 20% रिटर्न। ये थोड़ा सा एग्रेसिव फंड्स भी हो जाता है एक्टिव फंड्स। ठीक है, इसमें कभी कभार अगर फंड्स का सिलेक्शन प्रॉपर ना हो तो आपको लॉस होने के चांसेस भी रहते हैं, इसमें रिस्क एसोसिएट रहता है। ठीक है, तो ये एक क्लासिफिकेशन था म्यूचुअल फंड का। इसके बाद हम लोग डीप में और जाएंगे इनके बारे में, इंडिविजुअल कैटेगरीज के बारे में। लेट्स डिस्कस अपॉन, हाँ, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। उसमें पहली कैटेगरी ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड एंड इंटरवल फंड। ओपन एंडेड फंड्स क्या होते हैं इन सिंपल लैंग्वेज? ठीक है, ओपन एंडेड फंड ये फंड होते हैं जिसको आप कभी भी बेच सकते हैं, कभी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, मतलब आप कभी भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कभी भी इसको रिडीम कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ओपन एंडेड फंड। नो फिक्स मेच्योरिटी डेट, एक्सेप्ट कंटिन्यू सेल्स एंड रीपर्चेस रिक्वेस्ट, ट्रांजेक्शंस आर एनएवी बेस्ड एंड यूनिट is not fixed. ठीक है, now before going to go in a deep into this topic, let's first understand what is NAV. ठीक है, NAV is net asset value. ये एक पैमाना है ये एक पैमाना है म्यूचुअल फंड्स को मेजर करने का। जैसा इफ आई वांट टू मेजर के गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, ठीक है, तो आप लोग बोलेंगे सर 75, अराउंड 75,000 पर 10 ग्राम्स। ठीक है, 75,000 पर 10 ग्राम्स, तो 10 ग्राम्स की गोल्ड की वैल्यू बताई जाती है कि 75,000 है। तो वैसे ही म्यूचुअल फंड्स को कैसा नापना है, या म्यूचुअल फंड्स को कैसे हम लोग इवेल्युएट करेंगे? तो म्यूचुअल फंड्स को इवेल्युएट करेंगे बेस्ड अपॉन एनएवी, नेट असेट वैल्यू। कि इनके असेट, इनके इन्वेस्टमेंट्स और इनकी लाइबिलिटीज के हिसाब से कैलकुलेट होती है। हर फंड्स की अलग अलग होती है। जब फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस टाइम पे जो एनएवी है, अगर वो एनएवी की प्राइस ऊपर जाती है, इट मीन्स यू आर गेटिंग रिटर्न्स। ठीक है, आपको कुछ एप्रिसिएशन मिल रहा है। और अगर वो एनएवी से नीचे जाती है तो आप लोगों को लॉस होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, जब फंड्स पहली बार इशू होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग स्टॉक मार्केट में जब फंड पहली बार इशू होता है उसको आईपीओ बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसी तरीके से व्हेन कंपनी इंट्रोड्यूस म्यूचुअल फंड इन द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड एनएफओ, न्यू फंड ऑफर। तो जब म्यूचुअल फंड का पहला बार कोई स्कीम आ रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, एनएफओ आ रहा है मार्केट के अंदर, एट दैट टाइम उसकी वैल्यू रहती है 10 रुपीज। ठीक है, फिक्स्ड है, उसका वैल्यू रहता है 10 रुपीज, और उसके बाद 10 रुपीज में एप्रिसिएशन होता है। ठीक है,
जैसे 10 रुपीज अगर 14 रुपीज हो गए तो आपका 40% का इन्वेस्टमेंट, 40% रिटर्न आप लोगों को मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से धीरे धीरे वो वैल्यू बढ़ती जाती है, कम होती जाती है, डिपेंड अपॉन द टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ म्यूचुअल फंड, कहाँ कहाँ पे उन्होंने पैसा डाला है। ठीक है, तो आपको याद क्या रखना है, एनएवी म्यूचुअल फंड्स का जो मेजरिंग जो म्यूचुअल फंड्स की होती है, मेजरिंग यूनिट जो है म्यूचुअल फंड्स का, दैट इज एनएवी, नेट असेट वैल्यू। ठीक है, और जब एनएफओ आता है, न्यू फंड ऑफर आता है, उस टाइम पे म्यूचुअल फंड्स की यूनिट की जो वैल्यू रहती है वो 10 रुपीज रहती है। उसके बाद बढ़ती है धीरे धीरे जितने टाइम आगे जाता है, या फंड अगर अच्छा परफॉर्म करता है। ओपन एंडेड फंड क्या रहेंगे, ओपन एंडेड फंड रहेंगे ऐसे फंड्स, ऐसे फंड्स जिसको हम कभी भी परचेज कर सकते हैं, कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड्स मींस, नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोज एंडेड फंड मींस ऐसे फंड जिन जो कुछ टाइम के लिए क्लोज रहते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपने उनमें पैसा लगा दिया, ठीक है, तो आप वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, रन फॉर स्पेसिफिक पीरियड, ऑफर इन एनएफओ बट आर क्लोज फॉर परचेज आफ्टर एनएफओ, एनएफओ के बाद क्लोज हो जाते हैं। यूनिट कैपिटल की कांस्टेंट, इनमें यूनिट कैपिटल जो रहते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ईएलएसएस फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम फंड्स भी ऐसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसमें अगर आपने पैसा लगाया फॉर टैक्स बेनिफिट तो आप 3 साल तक पैसों को निकाल नहीं सकते। ठीक है, थर्ड कैटेगरी इंटरवेल फंड्स। इंटरवेल फंड मतलब क्या, ये मिक्सचर ऑफ अबाउट टू कैटेगरी है, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड का। ये कुछ पीरियड के लिए ओपन होते हैं फिर क्लोज हो जाते हैं, फिर कुछ पीरियड के लिए ओपन होते हैं फिर क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो इंटरवेल में ओपन जो हो रहे हैं, फॉर दैट रीजन वी कॉल इज एज अ इंटरवेल फंड, इनको हम लोग इंटरवेल फंड बोलते हैं। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरी है। हम ये तीन कैटेगरी, और भी कैटेगरीज है बेस्ड अपॉन द अलग अलग क्राइटेरिया। ठीक है, इन कैटेगरीज के हिसाब से हमको फंड चूज करना रहता है। तो इफ यू आस्क मी कि इस इन तीन कैटेगरी में से कौन सा फंड बेस्ट है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि यू हैव अ ऑप्शन टू विड्रॉ योर मनी एट एनी टाइम एंड यू कैन इन्वेस्ट मनी इन एनी टाइम। इन तीनों में से जो बेस्ट फंड रहता है वो रहता है ओपन एंडेड फंड। ठीक है, चलिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। अब इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव कैसे रहते हैं, क्या इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है, तो ऑलरेडी हमने पहले स्ट्रक्चर में चार्ट में डिस्कस किया है, अब हम उनको वन बाय वन देख रहे हैं। डेब्ट फंड, ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी डेब्ट फंड। इन्वेस्टमेंट इन डेब्ट फंड्स आर नॉर्मली इन्वेस्ट इन अ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसे इंस्ट्रूमेंट इन विच यू विल गेट अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिटर्न। जैसा हमारा फिक्स डिपॉजिट रहता है, या आपने बॉन्ड्स का नाम सुना होगा। ठीक है, कंपनीज अलग अलग बॉन्ड इशू करती है, गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू करती है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज बॉन्ड इशू करती है, जिसमें आप लोग को अराउंड 7 to 9%, 7 to 11% के आसपास रिटर्न मिलते हैं, फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेब्ट फंड। ठीक है, तो डेब्ट फंड ऐसे कोई प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहा है आपका पैसा लेके, इसको हम लोग बोलते हैं डेब्ट फंड। ठीक है, एम टू प्रोवाइड रेगुलर इनकम, रेगुलर इनकम यहाँ से आने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, सेकंड कैटेगरी इज इक्विटी फंड्स। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी सिक्योरिटीज, शेयर मार्केट के अंदर प्योरली इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। एम टू प्रोवाइड ग्रोथ एंड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए ये फंड्स काफी अच्छे रहते हैं। ठीक है, इक्विटी फंड, बट इसमें रिस्क भी रहता है एज कम्पेयर टू डेब्ट फंड। ठीक है, आगे और इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। थर्ड कैटेगरी इज हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ अबाउट टू। ठीक है, तो डेब्ट फंड और इक्विटी फंड को अगर मिला दे विद डिफरेंट प्रोपोर्शन तो हम लोग उसको बोलते हैं हाइब्रिड फंड। इन्वेस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट सिक्योरिटी, एंड प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड डेब्ट मे वेरी। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द कितना एग्रेसिव फंड है कितना नहीं है, वो डिपेंड करता है। से फॉर एग्जाम्पल हाइब्रिड फंड के अंदर अगर आपने एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लिया, तो वो 70% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करेगा, 30% डेब्ट में इन्वेस्टमेंट करेगा। बिल्कुल बैलेंस फंड चाहिए आपको, 50% इक्विटी में 50% डेब्ट में। ठीक है, या एग्रेसिव नहीं है तो 30% इक्विटी में 70% डेब्ट में। ठीक है, तो डिपेंड अपॉन द एम एंड डिपेंड अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे अगेन इस कैटेगरी में कौन सा फंड बेस्ट है, तो मैं बोलूंगा कि दैट डिपेंड अपॉन योर एज। ठीक है, जैसे एक थंब रूल होता है फाइनेंस का, जितनी आपकी एज है उतना पैसा डेब्ट फंड में होना चाहिए, बाकी का पूरा पैसा इक्विटी में होना चाहिए। ठीक है, अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट, एक रूल है फाइनेंस का, जितनी आपकी एज है उतना पैसा डेप्थ में होना चाहिए, बाकी का पूरा पैसा इक्विटी में होना चाहिए, 100 में से माइनस करके। से फॉर एग्जांपल आपकी एज है 30 ईयर्स, ठीक है, तो मैं 100 में से 30 माइनस कर दूंगा। ठीक है, बचा 70% आई एम गोइंग टू पुट इन इक्विटी फंड एंड 30% आई एम गोइंग टू पुट इन डेप्थ फंड। आई होप यू आर गेटिंग, समझ में आ रहा है आप लोगों को।
100 में से मैंने आपकी एज माइनस कर दिया, उतना बचा हुआ फंड जो रहेगा वो मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा। 100 - 30 से फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों की एज 30 ईयर है तो 70% को मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूंगा, 30 को मैं डेब्ट में फंड इन्वेस्टमेंट करूंगा। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ थंब रूल, एक थंब रूल है ये। ठीक है, क्लियर। बाकी डिपेंड अपॉन योर ऑब्जेक्टिव, डिपेंड अपॉन योर फाइनेंशियल गोल्स, आप ये सारे पैरामीटर्स को चेंज कर सकते हैं। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड अपॉन। नाउ लास्ट कैटेगरी, नेक्स्ट कैटेगरी इज बेस्ड अपॉन द इन्वेस्टमेंट स्टाइल। ठीक है, तो इनिशियली मैंने बताया कि पैसिव क्या होता है और एक्टिव क्या होता है। पैसिव फंड्स में रेप्लिकेट किया जाता है मार्केट के किसी इंडेक्स पे। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि निफ्टी 50 के स्टॉक्स को रेप्लिकेट किया गया किसी फंड मैनेजर में, तो निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स है, जो प्रोपोर्शन से स्टॉक्स है, उसी को रेप्लिकेट कर देंगे हम अपने फंड्स। ठीक है, अपना सारा फंड्स उसी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पैसिव फंड्स। ठीक है, replicate a market index, invest in the same security in the same proportion as that of index, no active selection of stocks or sector, expenses are lower। expenses क्यों रहेंगे? बाय सेल करने के लिए हमको ब्रोकर्स को एक्सपेंसेस देना पड़ता है, ब्रोकेज देना पड़ता है, तो वो कम रहेंगे क्योंकि बार बार हम लोग चेंज नहीं करेंगे फंड्स को। ठीक है, एंड पोर्टफोलियो इज मॉडिफाइड एवरी टाइम इंडेक्स कंपोजिशन इज चेंज। तो हमारा पोर्टफोलियो कब चेंज होगा? जब इंडेक्स का कंपोजिशन चेंज होगा। तो इंडेक्स कोई भी इतने इजीली चेंज नहीं होता है। ठीक है, वेयर इज एक्टिव फंड्स क्या करता है? एक्टिव हाईली इन्वेस्टेड इन द सिक्योरिटी विच गिव अ मोर रिटर्न एज कम्पेयर टू योर इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स से ज्यादा अगर हमको इन्वेस्टमेंट रिटर्न चाहिए तो हम लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट, एक्टिवली सर्च करेंगे ऐसी सिक्योरिटीज में। सो इन्वेस्ट इन सिक्योरिटी एंड अ सेक्टर दैट मे ऑफर अ बेटर रिटर्न दैट इंडेक्स, एक्टिवली मैनेज एंड एलोकेट टू मार्केट सिक्योरिटी इन अ कैश एंड मे परफॉर्म बेटर और वर्स देन अ मार्केट। ठीक है, अब मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे रिस्क भी रहता है, तो हो सकता है आप अच्छा भी परफॉर्म कर सके, बट अगर सिलेक्शन ऑफ स्टॉक आपका कुछ गलत हो जाता है तो आपको रिटर्न्स निगेटिव भी आ सकते हैं या कम भी रिटर्न आ सकते हैं। इनका हायर कॉस्ट देन पैसिव फंड्स। यहाँ पे बाय सेल ज्यादा बार होता है। ठीक है, पोर्टफोलियो मॉडिफिकेशन कई बार होता है, इसलिए एक्सपेंस जो रहते हैं वो ज्यादा लग सकते हैं एक्टिव फंड में। तो अगर एक्सपेंस आपके ज्यादा लगेंगे तो मे भी आपका रिटर्न जो है वो कम हो सकता है। ठीक है, हाँ, अगर आप अगेन इस कैटेगरी में भी पूछेंगे कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है, तो मैं बोलूंगा आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप 60 ईयर्स है, 50 ईयर्स है, रिटायरमेंट के करीब है, तो विल सजेस्ट यू कि आप पैसिव फंड्स में इन्वेस्टमेंट करिए। और अगर आप यंग है, ठीक है, आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो हम सजेस्ट करेंगे आपको कि आप एक्टिव फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। ठीक है, नाउ कैटेगरीज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड कैन बी कैटेगराइज। ठीक है, जैसे हमने बताया ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड, वही चीज है सारी। इक्विटी स्कीम्स कौन सी है, डेप्थ स्कीम कौन सी है, हाइब्रिड स्कीम कौन सी है, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स भी होती है। जैसे यहाँ पर, जैसे आपने LIC का नाम सुना होगा, उसमें कई प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तो उनके पेरेंट्स जो है उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमारी बेटी 18 ईयर्स की होंगी तो उनको इतना पैसा मिल जाना चाहिए पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, मैरिज के लिए, वट एवर द थिंग्स। ठीक है, नाउ म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो हैव वेरियस काइंड ऑफ कैटेगरीज। ठीक है, दैट डिपेंड दैट जो हमारे को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी हमारी नीड्स के हिसाब से। ठीक है, उसमें रिस्क भी वैसे ही एसोसिएट होता है, फिर रिस्क रिटर्न देखकर या डेप्थ और इक्विटी का कॉम्बिनेशन देख के हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी कैटेगरीज अवेलेबल है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, हाउ वी कैन इन्वेस्ट, हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसा कर सकते हैं? तो वेरियस काइंड ऑफ वे है, वेरियस वे है कहाँ जहाँ से हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है वाया फिजिकल म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप AMC में जाएंगे, एसेट मैनेजमेंट कंपनी में जाएंगे, हर बड़ी सिटीज में। ठीक है, AMC प्रेजेंट रहती है, AMC का ऑफिस रहता है। 45 के अराउंड AMCs है, मैंने बताया आपको, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। डायरेक्टली आप कंपनी में जाके फंड्स परचेज कर सकते हैं, और वाया मोबाइल ऑनलाइन मोड उनकी वेबसाइट पर जाके हम लोग फॉर्म भर के परचेज कर सकते हैं वाया मोबाइल एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारी एप्लीकेशन आजकल अवेलेबल है, जैसा आप ग्रो के थ्रू कर सकते हैं, ईटी मनी है उसके थ्रू कर सकते हैं, मनी कंट्रोल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और यू कैन यू कैन इन्वेस्ट थ्रू एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। ठीक है, एन नंबर ऑफ एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, जिसके बाद आप म्यूचुअल फंड्स को सेल कर सकते हैं। तो ये एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रहते हैं, ये वही रहते हैं। ठीक है, जो म्यूचुअल फंड, इनके थ्रू आप ऑनलाइन और मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप लोग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, जैसे ही हम लोग टिकट बुक करते हैं IRCTC की या फ्लाइट्स की, ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट। ठीक है, हम लोग अपने एक बैंक अकाउंट से उसको लिंक कर देते हैं। ठीक है, या कार्ड के थ्रू हम लोग पेमेंट कर देते हैं, और एप्लीकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ठीक है, अब जहाँ यहाँ पे जो लिखा है एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहती है रहता है कि अगर आप लोगों ने भी एमफी का पेपर क्लियर कर लिया, ठीक है, जो NISM नेशनल सिक्योरिटी एक काउंसलिंग एक एजेंसी है, ठीक है, जो ये एग्जाम कंडक्ट कराती है, NISM, ठीक है, इसका जो एक फिफ्थ एक मॉड्यूल है इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन का, अगर आप लोग वो क्लियर कर लेते हैं तो यू कैन स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड बिजनेस। ठीक है, आप म्यूचुअल फंड सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं, उस पर कुछ ना कुछ इनकम, कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलता है, उसके बारे में डिटेल में स्टडी कर लीजिए आप लोग। अपार्ट फ्रॉम दिस म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि 45 कंपनीज प्रेजेंट है म्यूचुअल फंड्स की, वहां पे कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल्स रहती है, ठीक है, वो चीजें सर्च कर लीजिए आप लोग। सो यू विल गेट कि हमको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अगर जाना है तो किस तरीके से हमको तैयारी करना है, कौन सी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रहेंगी, व्हाट आर द स्किल्स वी नीड टू रिक्वायर, हमको कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेंगी ताकि हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फिट हो सके, ठीक है, और कितना बड़ा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है। एक आइडिया ले लीजिए कि अगर हम लोग स्विच जॉब भी स्विच करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट रहेंगी, या हायरार्की में हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री में आगे भी, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट काफी अच्छा है। नाउ इन्वेस्टमेंट मोड्स कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स के, म्यूचुअल फंड में हम लोग दो तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज लमसम इन्वेस्टमेंट, सेकंड वन इज सिस्टमेटिक प्लान। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लमसम इन्वेस्टमेंट एंड सिस्टमेटिक प्लान? लमसम इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल इफ यू हैव 1 लाख रुपीज, ठीक है, आप डायरेक्टली यूज 1 लाख रुपीज को एक पर्टिकुलर टाइम में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लमसम इन्वेस्टमेंट। एंड व्हाट इज सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग? सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मंथली आप 5,000 रुपीज, 10,000 रुपीज, डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी, आप लोग इन्वेस्टमेंट कर, ठीक है, मंथली एक पर्टिकुलर डेट ले ली जाएंगी आपसे, उस डेट के ऊपर आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। जैसे मैंने आपको मेरे स्टोरी में बताया, ठीक है, मेरी रियल लाइफ की स्टोरी में बताया कि हर महीने में 500 इन्वेस्टमेंट करता था, ठीक है, वो अमाउंट काफी छोटा था उस टाइम पे, 2007 की बात कर रहा हूँ मैं, नाउ वी आर इन 2024, ठीक है, तो यहाँ पर आप आपकी कैपेसिटी के हिसाब से एक डेट सेट कर सकते हैं, से फॉर एग्जाम्पल ईच मंथ ऑफ 20 ऑफ ईच मंथ आपका पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, एंड डिपेंड अपॉन द मार्केट कंडीशंस, उस हिसाब से आपको एनएवी के हिसाब से आपको यूनिट्स अलॉट हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से अगर आप मेरे से पूछेंगे कि कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, कौन सा इन्वेस्टमेंट मोड अच्छा है, तो आई विल टेल यू कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा है, SIP, जिसको शॉर्ट में SIP बोलते हैं, सिप बोलते हैं। बट लमसम भी बेटर है जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरता है नीचे, ठीक है, उस टाइम पे आप कम प्राइस में यूनिट मिल जाते हैं। तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पे मार्केट का कोई इफेक्ट नहीं रहता है, मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से आपको यूनिट्स मिलते रहते हैं। बट अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, जैसा अभी 2020 में कोरोना की वजह से हमारा मार्केट क्रैश हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया रहता तो वो अभी डबल ट्रिपल हो गया रहता। और SIP तो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, वहाँ पे रिटर्न आपको काफी अच्छे आते हैं, कंपाउंडिंग इफेक्ट रहता है वहाँ पे, मल्टीप्लायर इफेक्ट रहते हैं, बहुत सारे इफेक्ट। These are the modes in which through which you can invest in mutual funds, ठीक है, दो टाइप के म्यूचुअल फंड्स और रहते हैं मोड्स में, वन इज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, सेकंड वन इज रेगुलर म्यूचुअल फंड्स। व्हाट आर द डिफरेंस ऑफ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स? डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स डायरेक्टली ऑफर करती है फंड हाउसेस, जैसे AMC, SBI म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, या HDFC म्यूचुअल फंड्स या एक्सिस म्यूचुअल फंड्स, ये अगर आप डायरेक्ट कंपनी से बाय कर रहे हो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। बट थ्रू सम डिस्ट्रीब्यूटर, थ्रू सम एमपी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, उनके थ्रू अगर आप बाय कर रहे, दैट फंड आर कॉल्ड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को सर्विसेज नहीं मिलती है डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में, आपको खुद को बाय करना है, खुद को सेल करना है जाके, ठीक है, इसलिए कोई कमीशन कंपनी को देना नहीं रहता है, ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स के अंदर रहते हैं। बट रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में अगर आपके पास ब्रोकर है तो वो सारे प्रोसेस को कंप्लीट करके देता है, ठीक है, बाइंग करने के, विड्रॉ करने के, रीपर्चेस करने के, जो भी सारे प्रोसेस रहते हैं वो आप लोगों को करके देता है। तो ये एक एडवांटेज रहता है कि न्यूबीज अगर जिनको कुछ भी पता नहीं है अबाउट द म्यूचुअल फंड, दे कैन स्टार्ट म्यूचुअल फंड विद द रेगुलर म्यूचुअल फंड। बट ओनली थिंग इज दैट कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में 0.5 से 1.5 परसेंट तक के रिटर्न में डिफरेंस आ जाता है। तो अगर आप काफी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, ठीक है, और तो उस टाइम पे फिर 1.5%, 2%, 1% के रिटर्न जो है वो मायने रखते हैं, ठीक है, वो कैपिटल अगर बढ़ जाता है तो फिर कैपिटल अमाउंट जो रहता है 1%, 2% का, वो भी काफी बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपको उसको सेव करना है तो गो विद द डायरेक्ट फंड, अगर आपको सर्विसेज चाहिए, ठीक है,
या फिर रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, तो गो विद द रेगुलर फंड्स। तो ये दो फंड्स हैं, ठीक है, दो फंड्स के थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अंदर और सब कैटेगरीज है प्लान्स के अंदर, ग्रोथ प्लान एंड डिविडेंड, ठीक है। एंड डिविडेंड के अंदर दो कैटेगरी है, डिविडेंड पे आउट ऑप्शन एंड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो अगर तीनों कैटेगरी में से आप मेरे से पूछेंगे, हम लोग डिटेल में जाते हैं अभी कि कौन सा फंड, कौन सी चीज बेस्ट है, तो आई विल टेल यू कि दैट ऑल्सो डिपेंड अपॉन योर एज एंड योर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर आप यंगर है तो ग्रोथ ऑप्शन ऑप्ट करिए, ठीक है। अगर आप डिविडेंड पे आउट ऑप्शन ऑप्ट, कौन से लोग करते हैं नॉर्मली, जो लोग रिटायर हो चुके हैं या रिटायरमेंट के कॉर्पस को उन्होंने अपने ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया है जहां से उनको रेगुलर अमाउंट में डिविडेंड मिले, उसको एज अ, वो लोग एज अ पेंशन उसको यूज कर सके, ठीक है, या एज अ रेगुलर इनकम उसको यूज कर सके। डिविडेंड ग्रोथ मीन्स व्हाट, ग्रोथ मीन्स आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है, जो गेन हो रहा है वो इन्वेस्टेड रह रहा है, ठीक है, जो गेन हो रहा है वो इन्वेस्टेड रह रहा है। से फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपीज के अंदर एनएफओ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था, वो 10 रुपीज बढ़ के 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 200 हो गया, डिपेंड अपॉन द टाइम हॉरिजॉन, ठीक है। वो जितना बढ़ रहा है वो इन्वेस्टेड रह रहा है। डिविडेंड मीन्स व्हाट, ठीक है, आपका 10 रुपीज तो वैसे ही का वैसे ही जो ऊपर आते जा रहा है वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है, जो जो उसके ऊपर गेन हो रहा है वो भी आपको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट मीन्स व्हाट, डिविडेंड मीन्स डिविडेंड एक छोटा सा पार्ट रहता है प्रॉफिट का जो इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। एंड ग्रोथ में क्या रहता है, कैपिटल एप्रिसिएशन होता है। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रुपीज से वैल्यू 15 रुपीज आई बढ़ के, और उसमें डिविडेंड का पार्ट हो सकता है 1 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन आपने चूज किया है तो डिविडेंड का जो 1 रुपीज है वो री इन्वेस्ट हो जाएगा, और ग्रोथ जो रहेंगी वो आपको दे देंगे, दे दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है ग्रोथ ऑप्शंस, डिविडेंड ऑप्शंस और डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में। नॉर्मली अगर आप मेरे से पूछेंगे कि किस टाइप के में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आई विल टेल यू कि अगर कोई यंगर पर्सन है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है चाहता है, तो दे विल ऑप्ट ग्रोथ ऑप्शंस, ठीक है। और अदरवाइज जो रिटायरमेंट के करीब है या रिटायरमेंट के कॉर्पस को यूज किया है, दे विल ऑप्ट डिविडेंड पे आउट ऑप्शंस। डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इतना कुछ खास नहीं रहता है, ठीक है। तो हर कैटेगरी में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया है कि कौन से फंड्स बेटर है, ठीक है, कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो ये था, ठीक है। एंड लास्ट टॉपिक है रिस्क मीटर। इन्वेस्टमेंट अगर हम लोग म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं तो कैसा रिस्क हो सकता है, कितना रिस्क हो सकता है। तो हर कैटेगरी, हर म्यूचुअल फंड्स के ऊपर आपको मेंशन किया जाएगा, डिपेंड अपॉन द कैटेगरी ऑफ द म्यूचुअल फंड, कि म्यूचुअल फंड में कितना रिस्क है, ठीक है। इट वेरी फ्रॉम लो रिस्क टू वेरी हाई रिस्क, ठीक है। तो डिपेंड अपॉन योर कैपेसिटी टू टेक रिस्क, यू कैन सिलेक्ट म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। मॉडरेट रिस्क लेना चाहिए, हाई रिस्क लेना चाहिए, वेरी हाई रिस्क लेना चाहिए, ठीक है, या लो मॉडरेट रिस्क लेना चाहिए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है किसी को तो वो लो को ऑप्ट कर सकता है, थोड़ा बहुत रिस्क लेना है तो दे विल ऑप्ट एज अ लो टू मॉडरेट रिस्क, ठीक है। आई पर्सनली बिलीव that depend upon totally the age and the time horizon of your investments, ठीक है। तो कुछ पैसा आप लोगों ने हाई रिस्क पे भी लगाना चाहिए, ठीक है, मॉडरेट रिस्क पे भी लगाना चाहिए। हाई रिस्क में कौन से फंड्स आते हैं, मॉडरेट रिस्क में कौन से फंड आते हैं, तो फंड्स की डिटेल अगर आप लोग देखेंगे तो यू विल गेट इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे मेंशन किया रहता है कि ये फंड हाई रिस्क की है, ये फंड से फॉर एग्जांपल सेक्टोरियल फंड, ठीक है। सेक्टोरियल फंड मीन्स व्हाट, दे इन्वेस्ट इन पर्टिकुलर सेक्टर ओनली, ठीक है। से फॉर एग्जांपल फार्मा सेक्टर्स, ठीक है। तो अगर फार्मा सेक्टर की बात करें हम लोग, और हम लोग वापिस टू 2020 मार्च के आसपास जाए, वहां से क्या हुआ था जब कोरोना केसेस हुए थे, तो फार्मा और आईटी सेक्टर ये ऐसे सेक्टर थे जिनमें बहुत ज्यादा बूम आई, ठीक है। फार्मा सेक्टर और आईटी सेक्टर ये सबसे ज्यादा चले थे। क्यों चले थे, फार्मा की जरूरत थी, हेल्थ की इश्यूज थे, ठीक है। और आईटी सेक्टर क्यों चला था, सारा चीजें जो हो रही थी वर्क फ्रॉम होम हो रहा था, ठीक है। तो ये सेक्टर में काफी ज्यादा बूम आया, तो ये सेक्टर काफी जबरदस्त चले थे, ठीक है। तो इन्होंने 200 100% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए हैं। लेकिन अगर इसका उल्टा होता, ठीक है, कि फार्मा सेक्टर्स में कोई डिमांड ही नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही है, ठीक है, तो मेरा पैसा जो अगर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में लगा हुआ और वो सेक्टर अगर नहीं उठ पा रहा है, ठीक है, तो डिफिकल्टी रहती थी। जैसे अगर मैं उस टाइम की बात करूँ तो रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो पूरी तरीके से ठप हो चुका, कंस्ट्रक्शन बंद हो गया था, कंपनीज बंद हो गई थी, कुछ नहीं हो रहा था। तो रियल एस्टेट फंड में अगर किसी ने पैसा डाला हुआ तो वहां पर वो उस टाइम पे वो लोगों को लॉस था, या वहां पे उन लोगों को गेन नहीं हो रहा था। लेकिन इधर आईटी और फार्मा सेक्टर में जो थे वो काफी बूम थी, ठीक है। तो अगर कोई पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा डाल रहा है तो वो काफी रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो कैसे रिस्क को डाइवर्सिफाइड करना, कैसे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर पैसा डालना,
ठीक है, वो भी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप लोग काफी अच्छे से कर सकते हैं, जो बाकी के प्रोडक्ट्स में अवेलेबल नहीं रहता है। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट करने का। आगे के लेक्चर्स में हम लोग म्यूचुअल फंड्स के रिगार्डिंग और भी चीजें डिस्कस करेंगे, जिसमें वी विल लर्न अबाउट द हाउ वी कैन इन्वेस्ट, कौन सी ऐसी वेबसाइट्स रहती है जहाँ से हम म्यूचुअल फंड्स के बारे में और डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, या कैसे हम लोग ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स रिस्की है, हाई रिस्की, कितना एनएवी चल रहा है, ठीक है, व्हाट आर द अदर पीयर्स, उनके क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे रिटर्न्स दे रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे जाके देखेंगे। एंड वी आर ऑल्सो और टू द वेबसाइट ऑफ NISMs, जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम्स रहते हैं, नोट्स रहते हैं जहाँ से हमको मिल सकते हैं, और म्यूचुअल फंड्स के एग्जाम को क्लियर करके क्या क्या बेनिफिट्स हम लोग आगे ले सकते हैं। इन नेक्स्ट सेशन वी विल कवर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। विल शेयर द नोट्स एंड एवरीथिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म्स। टिल द नेक्स्ट क्लास, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।